नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल स्टडी विद एके में। साथियों, आज की इस वीडियो में RBSC 11th क्लास की जो मनोविज्ञान है उसका चैप्टर 4 से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न होने वाले हैं दोस्तों। बिल्कुल आप अपनी पूरी ईमानदारी के साथ इन प्रश्नों को अटेम्प्ट कीजिएगा और अपने स्तर को चेक कीजिएगा। साथियों, अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न इस 30 प्रश्नों में से किए हैं। दोस्तों, रीट बिल्कुल आपके नज़दीक आने वाली है। 31,000 पद आपके हैं बिल्कुल रीट के। तो RBSC 11th क्लास की जो बुक है उनमें से मैं चैप्टर 4 आपके सामने आज लेकर गया। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट सेकंड जो चैप्टर है उसके भी प्रश्न मैं आपके सामने लेकर के आया। उसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा। उन प्रश्नों को ज़रूर देखिएगा। साथियों, बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी तैयारी के लिए होने वाले हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। बिना समय व्यतीत किए आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि विकास अपेक्षाकृत अभिवृद्धि होने तक सीमित नहीं होता, अपितु ऐसे प्रगतिशील परिवर्तनों में निहित होता है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर व्यवस्थित रूप से निहित होता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक परिभाषा है। ये परिभाषा आपको कहीं नहीं मिलने वाली सिवाय RBSC 11th क्लास की बुक के अलावा। तो दोस्तों, बिल्कुल मैं आपकी जो रीट की तैयारी को मद्देनज़र रखते हुए RBSC के जो संपूर्ण चैप्टर हैं सभी चैप्टरों को चैप्टर वाइज 30 प्रश्न लेकर के आता हूं। बिल्कुल मेरा संपूर्ण प्रयास रहेगा कि 11th क्लास की RBSC NCERT की जो बुक हैं उनके जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको आपके सामने लेकर के आया हूं। तो दोस्तों, बिल्कुल इन प्रश्नों को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। बिल्कुल अपनी पूरी ईमानदारी के साथ देखिएगा और अपने स्तर को चेक करिएगा। तो दोस्तों, बिल्कुल इस परिभाषा के बारे में कहा है कि विकास अपेक्षाकृत अभिवृद्धि होने तक सीमित नहीं होता। जी हाँ, अपितु ऐसे प्रगतिशील परिवर्तन में निहित हो जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर व्यवस्थित रूप से निहित होता है। ये कथन हरलोक महोदय ने कहा था। किसने कहा था? हरलोक महोदय ने कहा था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों, हरलोक महोदय हैं जो विकास के क्षेत्र में बहुत ही शानदार योगदान दिया है और इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये कथन किसका है? हरलोक का है। बिल्कुल याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि विकास का अर्थ है। जी हाँ दोस्तों, विकास का अर्थ है क्या? अधिक प्रगति। बिल्कुल सही है। अधिक प्रकटीकरण और अधिक परिपक्वता की ओर जाना। तो दोस्तों, अधिक प्रगति, अधिक प्रकटीकरण और अधिक परिपक्वता की ओर जाना, ये सभी हैं जो विकास का अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बिल्कुल अपनी पूरी ईमानदारी के साथ इन प्रश्नों को पूरा देखना, वीडियो को पूरा देखना। बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगर आप पूरा देखोगे तो कहोगे कि हाँ क्या प्रश्न है। साथियों, बिल्कुल वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, लाइक ज़रूर कर देना। अपने दोस्तों को शेयर करना ताकि वो भी अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें और अपने लक्ष्य की ओर प्राप्ति के लिए अग्रसर हो सके। दोस्तों, बिल्कुल वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं अच्छे से अच्छे प्रश्न आपके सामने लेकर के आता हूं। तो दोस्तों, लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल की घंटी को भी दबा लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपके सामने आ सके। तो दोस्तों, बिल्कुल नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि वृद्धि के संबंध में असत्य कथन है। जी हाँ दोस्तों, वृद्धि के संबंध में कौन सा गलत कथन पूछ रहा है? तो वृद्धि व्यक्ति के संरचनात्मक पक्ष को दर्शाती है। दूसरा है कि वृद्धि व्यक्ति के किसी विशिष्ट पक्ष से संबंधित है। तीसरा है कि वृद्धि फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं या नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। और चौथा है कि वृद्धि जीवन काल में एक निश्चित तक होती है। तो दोस्तों, इसका जो असत्य कथन पूछ रहा है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों, वृद्धि के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये नहीं होती। ये किसके फलस्वरूप होती हैं? ये विकास के फलस्वरूप होती हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है विकास के कौन से सिद्धांत के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति भिन्न होती है और भिन्नता विकास के संपूर्ण काल को यथावत बनी रहती है। तो दोस्तों, ये कथन किस सिद्धांत के अनुसार है? विकास का सिद्धांत आपको पता है, अच्छी तरीके से पढ़ रखा होगा। तो ये आंसर, इसका राइट आंसर होगा विकास व्यक्तिगत भिन्नता। दोस्तों, विकास
व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत के अंतर्गत ये कहा जाता है कि जो विकास होता है वो सभी व्यक्तियों में एक जैसा नहीं होता। वह प्रत्येक व्यक्ति में अपनी उसकी अवस्था या उसके वंशानुक्रम और वातावरण के अनुसार होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति का विकास एक समान नहीं होकर के क्या होता है, अलग अलग होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों मेरा पूरा प्रयास रहेगा, मैं 11th और 12th NCERT और RBSC दोनों के प्रश्न आपके सामने लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को भी दबा लें ताकि जैसे ही हमारी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन वो आपके सामने आ सके। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित है। तो दोस्तों वंशानुक्रम द्वारा बुद्धि भी निर्धारित होती है, अभिक्षमता भी होती है और आँख भी होती है। तो ये सभी हैं जो वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित होते हैं। दोस्तों हम बात करें कि जो बुद्धि होती है और जो अभिक्षमता होती है ये मानसिक रूप से होती है, ये मानसिक तौर पर है, और ये आँख है ये शारीरिक तौर पर है। तो ये दोनों यानी कि ये सभी हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि मानव शरीर का आरंभ केवल एक कोशिका से होता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है और पूछा गया है, यूपी टेट में ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों। तो ये पूछ रहा है कि मानव शरीर का आरंभ केवल एक कोशिका से होता है, जिसे हम कहते हैं तो क्या कहते हैं, उसे हम जायगोट के नाम से जानते हैं। कौन से? जायगोट। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है वंशानुक्रम निर्धारक कहते हैं, अर्थात जो वंशानुक्रम निर्धारक है वो कौन है? गुणसूत्र को कहते हैं, क्या जीन को कहते हैं, क्या शुक्राणुओं को कहते हैं, क्या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा है? दोस्तों बिल्कुल मैं कहता हूं कि ऐसे प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। तो वंशानुक्रम निर्धारित जीन को कहते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कौन से नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों के बजाय सामान्य गुणों को ग्रहण करता है? जी हाँ दोस्तों, ये जो विकास के नियम हैं उनमें से ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये कह रहा है कि माता पिता से विशिष्ट गुण, यानी कि ये कह रहा है कि मान लीजिए कि एक बुद्धि या प्रतिभाशाली माता पिता हैं एक बालक के, तो उसका बालक ही प्रतिभाशाली हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो अगर यूँ प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि एक बालक के माता पिता प्रतिभाशाली और बालक मंदबुद्धि है तो कौन सा सिद्धांत है? तो वह प्रत्यागमन का सिद्धांत प्रस्तुत करेगा। जी हाँ दोस्तों, कौन सा सिद्धांत? प्रत्यागमन का सिद्धांत। आपके मन में आ रहा हो कि भिन्नता का सिद्धांत, भिन्नता का सिद्धांत ये नहीं होगा। किसका सिद्धांत आएगा? प्रत्यागमन का सिद्धांत आएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है बालक के विकास में उद्दीपन अनुक्रिया की साहचर्यता को उसके अधिगम के लिए महत्वपूर्ण बनाने वाला सिद्धांत है। दोस्तों तो ये सिद्धांत व्यवहारवादी सिद्धांत है, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, जैसे आपको पता ही होगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सभी दमित विचार, दमित इच्छाएं, भावनाएं किस मन के अंतर्गत आती हैं? दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता होगा, सिगमंड फ्रायड ने एक सिद्धांत दिया था मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, सन 1900 में दिया था। उसमें इन्होंने मन की 3 अवस्थाएं बताई थी। एक तो होता है चेतन मन, एक होता है अर्धचेतन मन और एक होता है अचेतन मन। तो ये अचेतन मन होता है, इसमें सभी दमित इच्छाएं, दमित भंडार, असामाजिक कार्य, अलैंगिक यानी कि सभी जो कार्य होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? अचेतन मन के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए इसे सुखवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात ये हमेशा सुख चाहता है और सुख चाहने के साथ ही इसमें जो विभिन्न प्रकार की दमित इच्छाएं हैं वो अचेतन मन के अंतर्गत आ जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि अपराधी का अपने व्यवहार का कारण बुरी संगत बताना है। दोस्तों एक कोई अपराधी होता है या एक कोई व्यक्ति होता है जो अपनी बुरी संगत का जो असर होता है वो किसी और पर बता देता है, यानी कि समायोजन की कौन सी रक्षात्मक युक्ति का जो निर्देशित करता है। तो दोस्तों एक व्यक्ति है अगर अपनी बुराइयों को दूसरे के आधार पर बता रहा है तो क्या कर रहा है? वो प्रक्षेपण कर रहा है। तो क्या कर रहा है? प्रक्षेपण कर रहा है। तो ये इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? प्रक्षेपण। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है फ्रायड ने मनोलैंगिक अवस्थाओं को कितने भागों में वर्गीकृत किया? जी हाँ दोस्तों, सिगमंड फ्रायड मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया था इन्होंने। इसमें इन्होंने अपनी जो अवस्थाएं 5 अवस्थाओं के बारे में बात की।
कौन कौन सी? मुखी अवस्था, दूसरा है गुदी अवस्था, तीसरा है लैंगिक अवस्था, चौथा है सुषुप्तावस्था और पांचवा है जननेंद्रियात्मक अवस्था। तो ये 5 अवस्थाओं के बारे में इन्होंने अपने मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत बताया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, बालक द्वारा किस चीज को चूसना, काटना, निगलना, चबाना जैसी क्रियाएं हैं जो प्राण के सिद्धांत के किस स्तर को प्रदर्शित करती हैं? तो दोस्तों ये प्रदर्शित करती है मुखी अवस्था को। कौन सी अवस्था को? मुखी अवस्था को। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बालक के विपरीत लिंगीय अभिभावक से जुड़ाव और समलिंगीय अभिभावक से विद्वेष रखता है। जी हाँ दोस्तों, विपरीत लिंग अभिभावक जुड़ाव से तो क्या रखता है? समलिंगीय, और अभिभावक से विद्वेष रखता है, जिसे फ्राइड ने कौन सी अवस्था बताया है? तो दोस्तों इसे फ्राइड ने उत्तर लैंगिक अवस्था का नाम दिया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, एरिक्सन ने व्यक्तित्व विकास के लिए बल दिया। जी हाँ दोस्तों, तो एरिक्सन है जिन्होंने किस व्यक्तित्व विकास पर बल दिया? तो इन्होंने सामाजिक कारकों के व्यक्तित्व विकास पर बल दिया। इन्होंने सामाजिक अंतक्रिया का सिद्धांत एरिक्सन ने दिया था। इसमें इन्होंने अपने विकास में 8 अवस्थाओं का उल्लेख किया था। इसमें वो विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्ता बनाम शर्म, ये सभी अवस्थाएं इसके अंतर्गत इन्होंने दी थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, एरिक्सन ने मानव के मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था, उसमें अवस्थाओं का वर्णन किया है। अभी मैंने बताया था कितनी अवस्थाएं बताई इन्होंने? 8 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी थी वो हम देख लेते हैं कि विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्ता बनाम शर्म, स्नेह बनाम संदर्भ, ये परिश्रम बनाम हीन भावना, ये सभी हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बालक के विद्यालय में कक्षा 3 में किस अवस्था में पहुंच जाता है? दोस्तों ये मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत एरिक्सन ने बताया है कि जो एक बालक कक्षा 3 में है वो किस अवस्था में चल जाता है? तो वह आता है उद्यमिता बनाम हीन भावना। दोस्तों इस अवस्था के अंतर्गत ये बालक के पहुंच जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, आनुवांशिकता से तात्पर्य निम्न में से किससे है? दोस्तों आनुवांशिकता से तात्पर्य किससे है? क्या शुक्राणु तथा अंडाणु से है, गुणसूत्र तथा जीन से है, सूत्र विभाजन अर्धसूत्रण से, या डीएनए आरएनए से? तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो साथियों जो आनुवांशिकता तात्पर्य है वो गुणसूत्र तथा जीन से निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, किसी विशेष ज्ञानेंद्रिय द्वारा किसी उद्दीपक या वस्तु का प्रारंभिक अनुभव कहलाता है? दोस्तों बिल्कुल शानदार प्रश्न, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलने वाले, मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को समझना है और करना है। तो दोस्तों कि किसी ज्ञानेंद्रिय द्वारा किसी उद्दीपक या वस्तु का प्रारंभिक अनुभव तो क्या कहलाता है? ये संवेदना कहलाता है। क्या मैं आपको बता दूं कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं 5, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इन सभी से जो ज्ञान प्राप्त होता है इनको हम क्या कहते हैं? चेतना। और चेतना को ही हम क्या कहते हैं? संवेदना कहते हैं। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि मानसिक ज्ञान की जो पहली पीढ़ी होती है वो क्या कहलाती है? संवेदना कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, मानव के रूप में हम उद्दीपक की एक निश्चित सीमा तक ही पता लगा पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसको क्या कहते हैं? तो जिसको हम संवेदी सीमांत कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेदी सीमांत। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि 2 उद्दीपकों के मान में न्यूनतम अंतर जो उसकी पहचान के लिए आवश्यक कहा जाता है। दोस्तों 2 उद्दीपक होते हैं, उनके जो न्यूनतम अंतर होता है उसे भेद देहली के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया आरंभ होती है। जी हाँ दोस्तों, प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया आरंभ होती है। तो प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया आरंभ होती है संवेदना से। किससे होती है? संवेदना से आरंभ होती है। दोस्तों जैसे अभी मैंने बताया था कि हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इन सभी से जो प्राप्त ज्ञान होता है उसे हम क्या कहते हैं? संवेदना कहते हैं। और संवेदना के लिए प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता होती है, और प्रत्यक्षीकरण के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है: नाम, पहचान और व्याख्या। जब तक हम किसी चीज़ का नाम पता नहीं कर लेंगे, उसकी पहचान पता नहीं होगी और उसकी व्याख्या पता नहीं होगी, तब तक हम प्रत्यक्षीकरण तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो जो संवेदना होती है उससे ही हम प्रत्यक्षीकरण का आरंभ मानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
प्रश्न है निम्न में से कौन सी है जो बाह्य ज्ञानेंद्रिया नहीं है। दोस्तों ज्ञानेंद्रिया बाह्य नहीं है, तो नाक ये तो बाह्य है, त्वचा भी बाह्य ज्ञानेंद्रिया, कान भी बाह्य है, तो गति संवेदना है जो आंतरिक ज्ञानेंद्रिया है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, गति संवेदना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा गेस्टाल्टवाद मनोवैज्ञानिक नहीं है। दोस्तों कोलर बिल्कुल गेस्टाल्टवाद का समर्थक हैं, कोपका भी गेस्टाल्टवाद का समर्थक हैं और बर्दाइमर भी गेस्टाल्टवाद का समर्थक हैं। तो फिर कौन नहीं है। बार्टसन व्यवहारवाद का समर्थन करते हैं, ये गेस्टाल्टवाद का समर्थन नहीं करते। इन्होंने व्यवहारवाद अपनाया था, 1912-13 में व्यवहारवाद का संप्रदाय इन्होंने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है विकास से तात्पर्य अधिक परिपक्वता की ओर ले जाना होता है जो केवल खाली स्थान न होकर के खाली स्थान परिवर्तन है। तो दोस्तों विकास से तात्पर्य होता है कि ये केवल मात्रात्मक न होकर के क्या होता है, गुणात्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि तादात्म्यता बनाम भ्रांति अवस्था किस उम्र के मध्य चलती है। दोस्तों तादात्म्यता तथा भ्रांति अवस्था होती है जो 12 से 18 वर्ष तक चलती है, जिसमें एक किशोर होता है वो अपनी तादात्म्यता अपनी जो भ्रांति है, तो इसमें जो विभिन्न प्रकार की जो परिवर्तन होते हैं उसमें भ्रांतियाँ उसके अंतर्गत आती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है विश्वास बनाम अविश्वास, जिसमें बालक पहचान वाले व्यक्तियों पर विश्वास करता है जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उन पर विश्वास करता है। ये उम्र सीमा कौन सी होती है। दोस्तों तो ये उम्र सीमा होती है जन्म से 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि किस काल में जीवन ऊर्जा अलैंगिक क्रियाओं जैसे खेल और साथियों से संबंध में क्रियान्वित होती है। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होने वाला सुषुप्तावस्था, जिसे अव्यक्तावस्था भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है घृणा के स्थान पर प्रेम प्रकट करना कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, घृणा के स्थान पर अगर हम प्रेम प्रकट करना चाहते हैं तो ये प्रतिक्रिया निर्माण की अवस्था कहलाती है। कौन सी कहलाती है, प्रतिक्रिया निर्माण की अवस्था। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आज का लास्ट प्रश्न आज की इस वीडियो का, बिल्कुल आज वीडियो का बहुत ही शानदार प्रश्न मैं इस वीडियो में लेकर के आया। प्रश्न है कि मानव विकास पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, एक मानव जो व्यक्ति है उसके व्यक्तित्व वातावरण का प्रभाव शारीरिक विकास पर भी पड़ता है, प्रजाति श्रेष्ठता पर भी पड़ता है और मानसिक विकास पर भी पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न कैसे लगे, इन प्रश्नों का स्तर कैसा है, बिल्कुल अपनी पूरी ईमानदारी से बताइएगा आपने कितने प्रश्न सही किए थे। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना साथियों। एक लाइक आपका मोटिवेशन बढ़ाता है और हमें प्रेरित करता है कि ऐसी अच्छी वीडियो और आपके सामने लेकर के आएं। साथियों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपका सब्सक्राइब भी हमें ऊर्जा प्रदान करता है। साथियों बिल्कुल बेल की घंटी को भी दबा लेना ताकि हम जैसे ही वीडियो लेकर के आएँ उसका नोटिफिकेशन है वो आपके पास आ सके। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपनी तैयारी को मजबूत बनाइएगा दोस्तों और अपने लक्ष्य प्राप्ति में लगे रहना। चलिए साथियों, जय हिंद जय भारत।